या हेलो हरियाणा, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने परिवार हैप्पी कोडिंग इसके स्टिचिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज से हम आपकी डीबीएमएस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब लोग एक बार कनेक्ट हो जाएं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं। डीबीएमएस में बेसिकली देखो, डीबीएमएस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और इवन अब के बारे जो पेपर आया उसमें भी डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस तो नहीं थे शायद, है ना। लेकिन फिर भी ये कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। तो डीबीएमएस के बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जीरो लेवल से हम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। एंड इवन जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होंगे उनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे उनको साथ साथ में हम डिस्कस करके चलेंगे। राइट। आप लोग प्लीज एक बार फटाफट कनेक्ट हो जाओ, है ना। मैं चेक करवा रहा हूँ कितने अभी तक, हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइन नाउ। अब सभी कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो तब मैं हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टेड, ओके, कमिंग कमिंग। चलो फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लो क्लास को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डीबीएमएस में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन में करूं तो डेटा क्या होता है, तो डेटा क्या होगा भाई। डेटा बेसिकली होता क्या है, एनीवन। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूं डेटा क्या होता है, तो डेटा क्या होता है भाई, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स क्या कहलाएगा भाई, डेटा कहलाएगा। राइट। तो डेटा क्या कहलाएगा भाई, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। तो डेटा के देखो हमारे पास अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं। जो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, हम डेटा बोलते हैं। जो भी अनप्रोसेस्ड हमारे पास फैक्ट्स होते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा हमारे पास किसके फॉर्मेट में आ सकता है, देखो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, नंबर के फॉर्मेट में भी हमारे पास डेटा हो सकता है। तो डेटा का एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। डेटा इज ए अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। यानी कि ऐसा डेटा जिसको हमने अभी तक क्या नहीं किया है, प्रोसेस नहीं किया है। ऐसा डेटा जिसको हमने अभी तक क्या नहीं किया भाई, प्रोसेस नहीं किया, वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। अब डेटा के बाद में हमारे पास क्या बनती है, इंफॉर्मेशन बनती है। लेकिन इंफॉर्मेशन इज नॉट कमिंग डायरेक्टली, है ना। इंफॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्टली नहीं बनती है। इंफॉर्मेशन कब बनती है, जब डेटा को हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रोसेस्ड जो डेटा होता है, जो हमारे पास प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज लाइक ए प्रोसेस्ड डेटा, जिसको हमने क्या कर दिया है, प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद में क्या बनता है हमारे लिए, वो इंफॉर्मेशन बनती है। या फिर आप कह सकते हैं मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट विल बी लाइक ए मीनिंगफुल वे में हमारे पास डेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और वो डेटा कब बनता है, जब हम डेटा को क्या कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद में क्या बनती है हमारे लिए, वो इंफॉर्मेशन बनती है। तो आप कह सकते हैं डेटा के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। लाइक डेटा इज कमिंग फ्रॉम वन साइड, डेटा वन हमारे पास हो गया, दिस साइड हमारे पास डेटा टू हो गया, और ये हमारे पास डेटा 3 हो गया है। तो डेटा की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। इन डेटा को हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को हम क्या करेंगे भाई, प्रोसेस करेंगे। और जैसे हम डेटा को प्रोसेस करेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। दिस विल बिकम इंफॉर्मेशन फॉर यू, दिस विल बिकम इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो डेटा के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होंगे, और जैसे ही हम डेटा को क्या करेंगे, एक प्रोसेसिंग फेज से गो थ्रू करेंगे, तो हमारे लिए क्या बन करके आएगी, एक इंफॉर्मेशन बन के आएगी। यानी कि हमें पता लगेगा कि यार एक्चुअल में किस फॉर्मेट में हम डेटा को लेकर के आ रहे हैं, और एक मीनिंगफुल वे हमारे पास बन करके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली दैट इज ऑल अबाउट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद में देखो डेटा के हमारे पास अब डीबीएमएस बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज डीबीएमएस। अगर मैं आपसे पूछूं डीबीएमएस क्या होगा, डेटा क्या होगा, इन सब के बारे में, तो देखो अगर मैं कहता हूं डेटा और इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ चुकी है, तो उसके बाद में एक तरीके से नॉलेज हम गेन करते हैं। अब वो नॉलेज कहां से आएगी, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को हम फर्दर वहां से क्या क्या गेन करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को फर्दर हम अगर एनालाइज करेंगे, उसके बारे में गेन इंफॉर्मेशन लेंगे, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक नॉलेज बन जाएगी, है ना। ताकि उसमें हम क्या कर पाएंगे, एक एक्सप्लेन पैटर्न्स वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, रीजन्स वगैरह, यानी कि हाउ और व्हाई
एक तरीके से, है ना। हाउ और वाई का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन करके चलता है कि भाई नॉलेज से हमारी अंडरस्टैंडिंग गेन होती है। इन्फॉर्मेशन को जब हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हमारी नॉलेज क्या होती है वहाँ पे बढ़ती है, राइट, है ना। तो जैसे स्टूडेंट वो स्टडी डेली स्कोर अब वो 90%, जो स्टूडेंट डेली अगर स्टडी करेगा तो डेफिनेट सी बात है वो स्टूडेंट क्या करेगा, हाई स्कोर करेगा। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते उनके अलावा अगर जो स्टूडेंट डेली एक इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, तो ऑब्वियसली बात है वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। तो दैट विल बी लाइक नॉलेज, वो स्टूडेंट क्या करता है वहाँ गेन करके चलते हैं। एक हो गया विजडम। विजडम इज कमिंग लाइक फ्रॉम नॉलेज। अगर नॉलेज में आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज हो गई है तो यू विल टेक डिसीजंस ऑन दैट। आप इनसाइड डिसीजन दे सकते हैं, आप एक तरीके से एक्सपर्ट उस फील्ड में बन चुके हैं, तो आपके पास क्या होगी, करेक्ट जजमेंट्स होंगी अबाउट नॉलेज, आप उन पे कंप्लीटली डिसीजंस ले पाएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट लाइक एक बेसिक पार्ट हमारा डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, एंड उसके बाद में हमने क्या विजडम क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने स्टडी किया, राइट। ओके, डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज डेटाबेस। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस में देखो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, या इंटर रिलेटेड डेटा का हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स हमारे पास हो सकती है। डेटा का हमारे पास क्या होगा, कलेक्शन होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके चलते हैं, ताकि वो डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर है तो कोई भी यूजर अगर किसी डेटाबेस में किसी भी फाइल को सर्च करता है तो भाई वो फाइल हमारे लिए क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी। सपोज एक डेटा अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, तो मैं अगर किसी भी नेम को सर्च करता हूँ डेटाबेस में, तो मेरे लिए फाइंड करना क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। ट्रेडिशनल टाइम पे आप कह सकते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, फाइल प्रोसेसिंग बेस पे काम करते थे, तो वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को रिकॉर्ड को सर्च करना वेरी डिफिकल्ट पार्ट था कि मुझे अमित नाम के रिकॉर्ड को सर्च करना है। नाउ दिस टाइम वी हैव लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा होता है, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है। तो अगर मुझे अमित नेम के डेटा को स्टोर करना है, तो सिंपल सी बात, अमित नाम का जो डेटा होगा अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो दैट विल बी ऑन द टॉप, वो टॉप पे डेटा मुझे मिलने वाला है। ऐसे मुझे अगर राहुल का रिकॉर्ड को सर्च करना है तो वो हमें कहाँ मिलने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं देखो एक ऑर्डर में हमें स्टोर मिलने वाला है। तो स्टोरिंग जो ऑर्डर होगा वहां पे अगर हम सर्च करेंगे तो डेटा मुझे क्या मिल जाएगा, उस ऑर्डर में, वहां पे सर्चिंग करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। सो दैट इज लाइक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा की ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा हमारे पास है, तो हम किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इजिली सर्च कर सकते हैं डेटाबेस में, राइट। तो डेटाबेस हेल्प रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। देखो ये सारे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आएंगे डीबीएमएस में, कि भाई डीबीएमएस के आने के बाद में हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हुई हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ है। उससे पहले हम डीबीएमएस का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली पार्ट किया है हमारे पास। तो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस, इट इज लाइक अ सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, स्टोर करता है डेटा को, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, राइट, और मेंटेन करता है डेटाबेस को, ताकि यूटिलाइज फॉर्म में अब डेटा को हम क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो हमारे पास देखो अलग अलग टाइप के डीबीएमएस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल माईसीक्वल हमारे पास एक कॉमनली यूज डीबीएमएस है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारे पास एक डेटाबेस है, ऑरेकल है ना, डीबीएस है। तो इस टाइप के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसके, डीबीएमएस के, यानी कि डेटाबेस कॉमनली हम लोग यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन एसक्यूएल सर्वर भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे क्या हमारे पास डीबीएमएस की कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली काम क्या है डीबीएमएस में, क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, राइट, अपडेट करते हैं, रिट्राइव करना, यानी कि जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज आते हैं उसके थ्रू डेटा को देखो हम वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, क्वेरीज भी यूज कर रहे होते हैं। तो डेटा में से मतलब डेटाबेस में से हम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, फैच कर रहे होते हैं। तो सारी चीजें हम लोग डीबीएमएस में कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक डीबीएमएस। डीबीएमएस में हमने ये वाला चीजें करना है। मेटा डेटा के बारे में, तो मेटा डेटा बेसिकली है क्या भाई, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में डिस्क्राइब करना, डेटा अबाउट डेटा, है ना, दैट विल लाइक डेटा अबाउट डेटा, जो डिस्क्राइब करे डेटा के बारे में। मैं कहता हूँ कि डीबीएमएस में हमारे पास कलेक्शन ऑफ, ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास डेटाबेस एक ना हो, हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस हो। तो ऐसा पॉसिबिलिटी वहां पे भी उनके बीच में ऐसा कुछ ना हो कि भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है हमारे पास, या डेटा मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो उसमें क्या बनाते हैं हम, टेबल्स बनाते हैं। और टेबल्स में क्या होता है, हर टेबल्स का रिकॉर्ड, भाई टेबल इस डेटाबेस में ये वाली टेबल है, सेकंड डेटाबेस में हमारे पास ये वाली टेबल्स हैं, उन टेबल्स में इतने नंबर ऑफ रोज हैं, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हम कहाँ रख लेते हैं, एक टेबल में रख लेते हैं। यानी कि डेटा अबाउट डेटा, हम उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करके चल रहे होते हैं, उस डेटा का इंफॉर्मेशन एक टेबल में रख रहे होते हैं, जितने नंबर ऑफ टेबल्स हमारे पास उस डेटाबेस में अवेलेबल होते हैं या उस नंबर ऑफ डेटाबेसेस में अवेलेबल होती हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मेटा डेटा में आता है। अब हम फर्दर अगर बात करें डीबीएमएस की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, भाई डीबीएमएस आने के बाद में हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, है ना।
अगर मैं पहले की बात करूं, अगर फाइल प्रोसेसिंग बेस्ड सिस्टम हम लोग वहां पे काम करते तो उसमें क्या होता था, रिडंडेंसी ऑफ डेटा हमारे पास ज्यादा थी वहां पे, यानी कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल होता था। उसकी वजह से क्या होता था, अगर मुझे किसी एक रिकॉर्ड में कुछ भी अपडेट करना था तो उस अपडेशन के लिए अगर मैं उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आई एम वर्किंग इन ए कंपनी, और उस कंपनी में मान लीजिए मैंने किसी जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक डेटा के ऊपर हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस अप्लाई करने हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई एक डेटा की मेरे पास 50 कॉपीज अवेलेबल है उस डेटाबेस में, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा अवेलेबल है, तो मैंने कहा कि भाई आप इस डेटाबेस में क्या करें, कुछ अपडेशन करें, चेंज करें। तो वो सेम कॉपी 50 एम्प्लॉइज के पास गई है, वो सेम कॉपीज 50 एम्प्लॉइज के पास में क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, और वो सब लोग सेम डेटा पे काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर ऑल अगर मैं इवनिंग में अगर मैं चेक करता हूँ कि यार आज की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो प्रोडक्टिविटी में क्या है कि ओनली हमने एक ही रिकॉर्ड को क्या किया, अपडेट किया है। क्योंकि डुप्लीकेसी की वजह से क्या हो गया, वो डेटा हमारे पास, उसकी डेटा की मल्टीपल कॉपीज हमारे पास अवेलेबल थी, और वो मल्टीपल कॉपीज हमने क्या कर दिया, उन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट किया। और फाइनली हमारे पास जो रिकॉर्ड अपडेशन हुआ दैट वाज ओनली वन, वो एक रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट हुआ, वो मल्टीपल कॉपीज की वजह से, राइट। लेकिन डीबीएमएस आने के बाद में हमारी जो ये डिसएडवांटेज एक तरीके से, इसको हमने क्या कर दिया है, इंप्रूव किया, यानी कि डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे नहीं होगी, ओनली सिंगल कॉपी आपके क्या होगी, उस डेटाबेस में क्या होगी, स्टेबल में क्या होगी, स्टोर होगी, ताकि यूनिक डेटा हमारे पास वहां पे अवेलेबल रहे। तो ये सब चीजें आपकी यहां पे रहने वाली हैं। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ डेटाबेस, अगर मैं कहूं कि शेयरिंग में क्या करेंगे अपन, अगर मैं एक कॉमन कॉपी की बात कर रहा हूं, लाइक एक इंडस्ट्री हमारे पास है, इंडस्ट्री का जो डेटा हमारे पास डेटाबेस है, दैट विल बी कॉमनली अवेलेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं, सबके बीच में क्या होगा, वो डेटा हमारा एक शेयरिंग मोड में अवेलेबल होगा। वो सब लोग उस डेटाबेस को यूज कर पाएंगे, उस डेटाबेस में चेंजेस कर पाएंगे, और वो भी मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ कुछ यूजर्स वहां पे, ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स वहां पे क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ यूजर्स वहां पे अपडेट कर रहे होते हैं, और कुछ यूजर्स वहां पे क्या कर रहे होते हैं भाई, कुछ यूजर्स वहां पे कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे ये नहीं कि भाई हाँ ओनली सिंगल यूजर डिपेंडेंट होगा कि एक यूजर पहले अपना काम फिनिश करेगा, फिर सेकंड यूजर्स का नंबर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो डेटा क्या होता है, कॉमनली अवेलेबल होता है, सब लोग उस शेयरिंग ऑफ डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं कुछ अलग अलग पर्पज के लिए। सो दैट इज लाइक शेयरिंग ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल रहने वाला है। इसके अलावा डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, अगर मैं बात करूं डेटा इंटीग्रिटी है क्या, इससे पहले अगर हम डेटा आइसोलेशन की बात करें, तो डेटा आइसोलेशन क्या है भाई, जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो एक आइसोलेट फॉर्म में था प्रेजेंट। अगर मैंने कोई डेटाबेस फाइल नहीं बनाई, उससे पहले डेटा हमारे पास किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में था, किस फॉर्म में थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डेटा रिकॉर्ड्स मेरे पास थे। डेटा इंडिपेंडेंट से कह सकते हैं ना, ऑल रिकॉर्ड्स आर इंडिपेंडेंट। लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक फाइल में कंबाइन किया, तो हमने क्या कर लिया, उस डेटा को इकट्ठा रख लिया एक फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर इकट्ठा रखा है, और उसको मैंने किसी फाइल का नाम दिया है, तो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन से बन गई ना वहां पे, कि मैंने अलग अलग डेटा रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया, एक फाइल में रखा, और फाइल में रखने के बाद में हमने क्या कर दिया, उसको फाइल को सेव कर दिया है, एक किसी नाम से हमने सेव कर दिया। तो अब वो फाइल मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक तरीके से कि भाई इस फाइल में मैंने डेटा रखा हुआ है। तो वो इंटीग्रिटी हमारे वहां पे मेंटेन हो रही है कि भाई अलग अलग रिकॉर्ड्स को, डेटा को मैंने इकट्ठा किया और मैंने एक फाइल में रख दिया, उसको फाइल को मैंने एक नाम दिया, तो मैंने इस डेटा को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह पे रख दिया है, राइट। अब उसमें अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूं, कुछ भी अपडेशन करता हूं, कुछ भी रिकॉर्ड्स वहां से डिलीट करता हूं, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि डेटाबेस की इंटीग्रिटी पे कोई फर्क पड़ जाएगा। डेटा अभी भी क्या रहेगा, हमारे पास इंटीग्रेट होगा। सपोज मेरे पास 1 to 30 रोल नंबर्स हैं, और मुझे लगता है कि 23 रोल नंबर को मुझे वहां से क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब क्या होगा, जो 23 रोल नंबर है वहां से डिलीट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई पूरा इंटीग्रिटी हमारा रिकॉर्ड क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इंटीग्रिटी पे कोई फर्क पड़ गया। अब जो 24 वाला था वो 23 पे आ जाएगा, है ना। लेकिन रिकॉर्ड अभी भी क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, एक तरीके से इंटीग्रेट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे वहां पे। दिस इज लाइक इंटीग्रिटी भी हमारे डेटाबेस में क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इनके अलावा डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी क्या है, डेटा सिक्योरिटी का मीन क्या होता है कि भाई डेटा को किन किन यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा, केवल वो यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, जितने भी यूजर्स जिनको हमने क्या कर रखा है, ऑथेंटिकेट कर रखा है भाई, जिनको ऑथराइज कर रखा है, जिनके पास क्या होगा, आईडी एंड पासवर्ड होगा, वो यूजर्स होंगे जो उस इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर डेटाबेस में एक्सेस करने के लिए क्या है, ऑथोराइज है, परमिटेड है, कि भाई वो लोग केवल डेटाबेस में क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे थ्रू आईडी एंड पासवर्ड। उनके पास खुद के आईडी एंड पासवर्ड होंगे, वो उसको वहां से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में जो भी डेटाबेस में वो चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक कोई टेबल बनाना चाहता है, कुछ वहां पे डेटाबेस को अपडेट करना चाहता है, कुछ वहां पे क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो केवल वो यूजर्स कर पाएंगे जो ऑथोराइज होंगे, जो परमिटेड होंगे एक तरीके से, है ना। इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, डेटा हमने क्या कर लिया एक डेटाबेस में, केवल वो जो एम्प्लॉइज उस कंपनी में काम करते हैं वही यूजर्स क्या कर पाएंगे, उस डेटा को
यूज कर पाएंगे, ठीक है, वही यूजर्स डेटा को यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास डेटा सिक्योरिटी वाला, ठीक है। तो सबके पास क्या होगा, खुद का आईडी एंड पासवर्ड होगा, सब लोग अपनी लॉगिन डिटेल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे उसको। डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर डेटा कंसिस्टेंट हम किसको बोलेंगे भाई, सेम डेटा सबके लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा। कॉमन डेटा ऐसा नहीं कि भी अलग अलग यूजर्स को अलग अलग टाइप का डेटा दिखाई देने वाला है वहां पे। और उसके अलावा मान लीजिए डेटा में मैंने कोई भी चेंज किया, कुछ भी अपडेट किया, कुछ भी वहां से डिलीट किया, उसकी वजह से डेटा हमारा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो भी चेंजेस हम डेटाबेस में करेंगे, जितने भी चीजें हम डेटाबेस में करेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। उसकी वजह से डेटाबेस की इंटीग्रिटी पे, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस हम डायरेक्टली डेटा को चेंज कर पा रहे हैं, और चेंज करने के बाद में ऑन द स्पॉट हमारे जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस में क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और जितने भी यूजर्स उस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, सबके लिए जो डेटा हमारे पास सेम डेटा क्या होता है, विजिबल होता है, सब लोग वहां पे सेम डेटा को यूज कर पाते हैं। तो दिस इज लाइक कंसिस्टेंसी। डेटाबेस हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, अगर ये सारी चीजें हमारी मेंटेन हो रही हैं तो। यानी कि डिलीट करने के बाद में, अपडेट करने के बाद में, या कोई भी चेंजेस करने के बाद में, अगर डेटा बेस की इंटीग्रिटी पे, डेटा के बेस की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल मेंटेन रहती है, तो डेटा हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है। ऑल रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट फॉर अस। फिर आता है बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप एंड रिकवरी बेसिकली है क्या, बैकअप एंड रिकवरी। तो डेटाबेस क्या करता है, डीबीएमएस हमें ऑटोमेटिकली ये चीजें प्रोवाइड करके चलता है कि जो भी आपके डेटा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, इमीडिएटली डेटा हमारा क्या हो जाता है, बैकअप एंड रिस्टोर हो जाता है। बाई चांस मान लीजिए कुछ वही ऐसी कुछ मिसहैपनिंग होती है और डेटा हमारा क्या हो जाता है, डेटाबेस फेलियर हो गया एक तरीके से, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन हो कि डेटाबेस को हम क्या कर पाए, डेटा को हम क्या कर पाए भाई, वहां से दोबारा से रिस्टोर कर पाए। तो ऐसी फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल वहां पे है। तो हम इन चीजों को मेंटेन कर पाते हैं कि डेटाबेस हमारा क्या होता है, डेटा को हम क्या कर पाएंगे, फिर मेंटेन कर पाएंगे, यानी कि वहां से रिस्टोर कर पाएंगे। इनके अलावा देखो कुछ कॉमन टर्म्स हमारे पास होती हैं। सपोज करो हमें अगर डीबीएमएस और आरडीबीएमएस को थोड़ा सा हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। डीबीएमएस बेसिकली है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस इज लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और एक हमारे पास है आरडीबीएमएस, राइट, एक हमारे पास है आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस तो हमने देखो स्टडी किया है भाई। डीबीएमएस में बेसिकली क्या, हम स्टोर और मेंटेन कर रहे हैं सारे डेटाबेस को, यूटिलाइज कर रहे हैं डेटाबेस को, वही चीजें सारी स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। इसके अलावा देखो आरडीबीएमएस में क्या लग गया हमारे पास, एक वर्ड लग गया आर। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशनल। ऐसा डेटाबेस जो क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में होता है। ऐसा डेटाबेस जो टेबल की फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आरडीबीएमएस बोलते हैं। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, रिलेशनल, दिस इज रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डीबीएमएस का पार्ट एक तरीके से। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास रिलेशनल वर्ड लग गया, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा डेटाबेस जो क्या होता है, टेबल की फॉर्मेट में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। और टेबल किस फॉर्म में होती है भाई, टेबल क्या होती है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में। यानी कि टेबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास होगा। ऐसा डेटाबेस का जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, टेबुलर फॉर्मेट में हो, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में हो। और उसमें क्या होते हैं हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो ऐसा फॉर्मेट हमारे पास जो बनकर के आता है वो क्या आता है, आरडीबीएमएस का आता है। अगर हम स्मॉल डेटा की बात करें, स्मॉल डेटाबेस स्टोरेज के लिए, तो हम पहले डीबीएमएस यूज करते थे, पहले हम डीबीएमएस यूज क्या करते थे। लेकिन आरडीबीएमएस में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो भी एक तरीके से फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं, वहां पे स्टोर कर रहे हैं, ताकि हमें किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करना क्या हो जाए, इजी हो जाए सब। और नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो डुप्लीकेसी वाला पार्ट इसमें नहीं आता। कुछ कीज का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे करके चल रहे होते हैं कि भाई हाँ, कीज भी हम सेट करते हैं, प्राइमरी की भी हमारे को। तो इस तरीके से कीज का वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करके चलेंगे। इसके अलावा देखो आरडीबीएमएस में देखो एक टेबल अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो टेबल में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। टेबल में हमारे पास किस फॉर्मेट में होगी, टेबल हमारे पास क्या होगी, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। तो दीज आर द कॉलम्स, वो हम कॉलम मेंटेन करते हैं। सपोज मैंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, तो वहां पे क्या होगा भाई, हमारे पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होंगे। वो रिकॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, लाइक स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, ऐसे स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई, मार्क्स हो गया। इनके अलावा मार्क्स 1 भी कर दें, चलो मार्क्स 2 कर दें हम। स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है। इस फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड। सपोज करो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा, एक और कॉलम में मेंटेन कर लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज रोल नंबर,
है ना, एक यूनिक कॉलम जिसमें यूनिक एंट्रीज हमारे पास हो। तो रोल नंबर नाम का कॉलम हमने यहाँ पे सेट किया। तो रोल नंबर मान लीजिए हमारे पास 10 है, रोल नंबर मैंने यहाँ पे रख लिया। तो स्टूडेंट सीरियल नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर में 10 और रोल नंबर में हमने लिख लिया 1001। तो 11, 12, 13। ऐसे ही हमारे पास कुछ और नेम हो सकते हैं। अमित हो गया, उसके अलावा हमने रख लिया भूमि, और भी कोई नेम आप रख सकते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने परवीन रख लिया। ओके, दीज आर द रोल नंबर्स 1002, 1003, 1004। ऐसे ही हमारे पास सब्जेक्ट वाइज क्या होंगे, मार्क्स होंगे। मार्क्स मैंने मान लिया यहाँ पे स्टूडेंट ने 98 स्कोर किया, यहाँ पे 99, यहाँ पे 96। ऐसे ही कुछ भी मार्क्स स्टूडेंट के हो सकते हैं। तो मार्क्स हमें यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। ऐसी कोई टेबल आपके पास गिवन हो सकती है, या इस टेबल को आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो अब इसमें देखो, इस टेबल में ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट में हो गया ना कि आरडीबी बस एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा है। इस टेबल का नाम क्या भाई, हमारे पास स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट नाम की हमने क्या बनाई है, टेबल बनाई है। इस स्टूडेंट में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज है। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल होंगी, ये क्या होती है हमारे पास, रोज होती है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और अगर ये वर्टिकल होते हैं, ये वर्टिकल जितने भी हमारे पास है, वर्टिकल को हम क्या बोलेंगे भाई, कॉलम्स बोलेंगे। ये दीज आर द कॉलम्स। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। दीज आर द कॉलम्स। इन सबको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो, एक और बंदा है यहाँ पे भैया। अगर हम बात करें रोज को, हम बेसिकली सेकंड हम किस नाम से जानते हैं, रो को हम क्या बोलते हैं भाई, रो को हम टप्पल भी बोलते हैं। रो इज लाइक ए टप्पल, है ना। रो को हम क्या बोलते हैं, रो को हम टप्पल भी बोलते हैं। ऐसे ही कॉलम को भी हम सेकंड नाम से जानते हैं। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। कॉलम इज लाइक ए एट्रीब्यूट। कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और इसको हम फील्ड नेम भी बोलते हैं। कॉलम नेम और फील्ड नेम भी हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो हो गया, टप्पल हो गया। इस तरीके से हम इसको राइट डाउन करके चलेंगे, या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, है ना। पूरा रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो इसकी बात करें तो पूरा ये जो कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास एक स्टूडेंट का। ओके, राइट। अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन एक और आपका आ सकता है यहाँ पे, शॉर्ट नोट में किस तरीके से क्या पूछेगा भाई, टेबल की हमें डिग्री बताइए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टेबल। ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बन करके चलता है। अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ रहा है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन को कई बार क्या होता है, वो कुछ शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड करके चलता है कि शॉर्ट नोट इस पर लिखिएगा, 3 मार्क्स का ये वाला पार्ट है, 2 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। इस तरीके से 10 मार्क्स को वो कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है भाई डिग्री बताइए टेबल की क्या होती है, एक हमसे एक ये वाला कॉमन क्वेश्चन है भाई, कार्डिनलिटी बता दो टेबल की कितनी होगी, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो डिग्री बेसिकली होती क्या है, अगर डिग्री का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिग्री, एनीवन वांट टू टेल कि भाई डिग्री होती क्या है। बताइए डिग्री बेसिकली होती क्या है। नहीं, ये वाला जो हेडर पार्ट होता है, दिस इज नॉट कंसिडर इन दिस वन, दिस इज हेडर पार्ट। यहाँ पे हमने कॉलम्स के नेम रखे हैं। तो रिकॉर्ड्स की बात करें, रिकॉर्ड्स हमारे पास ये वाले होंगे जहां से हमने डेटा एंट्री करना स्टार्ट किया है ना। दिस इज ओनली हेडर पार्ट, डोंट कंसिडर दिस वन इन रो, है ना। ये हेडर पार्ट होता है हमारे पास। अब यहाँ पे यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको डिग्री क्या होती है। डिग्री इज लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल। एक टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, डिग्री बोलते हैं, है ना। तो अगर हम काउंट करें यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये वाला है, सेकंड कॉलम ये वाला है, राइट। सेकंड कॉलम हमने ये वाला रखा है, थर्ड कॉलम हमने ये रखा है सर 3, एंड दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, एंड दिस वन इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं भाई इस टेबल में, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं इस टेबल में, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन टेबल, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सर आप, है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास होंगे, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे, या नंबर ऑफ फील्ड नेम्स हमारे पास होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उस टेबल की डिग्री बोलते हैं, राइट। तो इस टेबल की अगर क्वेश्चन आता है, इस टेबल की डिग्री हमारे पास कितनी है, तो टेबल की डिग्री कितनी है हमारे पास, टेबल की डिग्री हमारे पास 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। तो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, ओके। This is the degree of this particular table. Yeah. Now the next question will come कि इसी में फर्दर आपसे पूछा जाता है भाई कार्डिनलिटी क्या होगी इस टेबल की। तो कार्डिनलिटी क्या होती है भाई,
नंबर ऑफ टपल्स इन ए टेबल, यानी कि नंबर ऑफ टपल्स हम काउंट करेंगे या नंबर ऑफ रोज हम काउंट करेंगे। अगर हम नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट रो हमारे पास ये वाली, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड, या मैं कह सकता हूँ ना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल, या नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल। एक टेबल में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास टप्पल्स होंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ टप्पल्स होंगे या जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, उनको आप काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद में जो टोटल नंबर हमारे पास आता है दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्डिनलिटी इस टेबल की कितनी होगी भाई, इस टेबल की कार्डिनलिटी कितनी होगी? यस रोहित, अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई इस टेबल की हमारे पास क्या बता दें, हमें कार्डिनलिटी बताइए, तो कार्डिनलिटी क्या होगी भाई? या नंबर ऑफ टप्पल्स इन ए टेबल, दैट इज राइट वन, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। लेकिन इस टेबल की बात करें, इस टेबल में कितने नंबर ऑफ कार्डिनलिटी है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ रोज है? तो कार्डिनलिटी का आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? चेक करो एक बारी, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट, वो तो आपका ये हो गया डिग्री वाला पार्ट, ठीक है। अगर कार्डिनलिटी की बात करूं, कार्डिनलिटी कितनी इस टेबल की? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको काउंट करनी है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हमारे पास? 1 2, सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास है, थर्ड रिकॉर्ड हमारे पास है एंड फोर्थ रिकॉर्ड हमारे पास है। तो टोटल अगर कार्डिनलिटी की बात करें, इस टेबल की जो कार्डिनलिटी हमारे पास रहने वाले दैट इज 4। ये हमारे पास 4 नंबर ऑफ क्या होंगे, 4 रिकॉर्ड हमारे पास इस टेबल में, 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास इस टेबल में। तो भाई इस टेबल की कार्डिनलिटी क्या होगी? 4 होगी, यानी कि 4 हमारे पास इस टेबल की कार्डिनलिटी रहने वाली है। तो ऐसे कुछ बेसिक हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं भाई इस तरीके से कि इस टेबल में हमारे पास ये बता दो भाई कार्डिनलिटी कितनी है, इस टेबल की डिग्री क्या है ना, कॉलम को हम किस किस नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या क्या होता है ना, रो क्या होती है। तो इन टर्म्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी टर्म हमारे पास है इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर इनके अलावा एक क्वेश्चन आपका कीज का भी बनता है, भाई कीज अगर हम सेट करेंगे इस टेबल में हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी की भी होती है हमारे पास, यूनिक की भी होती है ना, कैंडिडेट की भी होती है, सुपर की भी होती है। तो थोड़ा बेसिक अगर हम देखें तो इस टेबल में अगर मुझे प्राइमरी की सेट करना हो तो इस टेबल में मैं प्राइमरी की कौन सी सेट करने वाला हूँ? यस श्रेयांश, अगर आप बताना चाहें कि इस टेबल में अगर मैं मुझे प्राइमरी की सेट करने की बात है तो मैं कौन सी टेबल को, कौन से कॉलम को प्राइमरी की सेट करूँ, कौन से एट्रीब्यूट को मैं प्राइमरी की सेट कर सकता हूँ? एनीवन? यस बता सकते हैं, रोहित आप भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार इस टेबल में मेरे पास देखो नंबर ऑफ कॉलम्स तो हैं, काफी सारे कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स हमारे पास हैं, इन 6 कॉलम में से मैं कौन सी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर सकता हूँ? अगर बेसिकली थोड़ा बहुत कुछ आपको पता है तो बेसिक इसके बारे में, प्राइमरी की बेसिकली होती क्या है? एनीवन? भाई प्राइमरी की क्या होगी? एक ये तरीके से यूनिक की भी कह सकते हैं ना, इसमें सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। प्राइमरी की जगह के यूनिक की एक तरीके से कह सकते हैं ना, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे? यूनिक होंगे। अब यूनिक तो होंगे सर, लेकिन यूनिक की में और प्राइमरी की में भी डिफरेंस आता है। प्राइमरी की में क्या होगा? सारे रिकॉर्ड्स यूनिक होंगे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को, टेबल के रिकॉर्ड को क्या करती है भाई? वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है प्राइमरी की कि वो नॉट नल होती है। प्राइमरी की में कोई भी रिकॉर्ड क्या नहीं होगा भाई, कोई भी की फील्ड आपकी ब्लैंक नहीं हो सकती। प्राइमरी की क्या होगी? प्राइमरी की में यूनिक रिकॉर्ड्स तो होंगे, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि प्राइमरी की में सारे क्या होंगे? यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे, यूनिक रिकॉर्ड्स तो होंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है प्राइमरी की हमारी? क्या होती है भाई? नॉट नल होती है। इसमें कोई भी की फील्ड आपकी ब्लैंक नहीं रह सकते, कोई भी की फील्ड क्या नहीं होनी चाहिए? खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी कॉलम को मैं प्राइमरी की सेट कर रहा हूं तो मैं पहले सबसे पहले चेक करूंगा कि भाई सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या यूनिक है ना, सारे के सारे रिकॉर्ड्स यूनिक है, साथ में कोई भी की फील्ड क्या नहीं होनी चाहिए? ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात देखो, यूनिक रिकॉर्ड्स तो होने चाहिए, लेकिन फ्यूचर में भी गारंटी आप देंगे कि भाई उस टेबल में, उस कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड हमारा डुप्लीकेट नहीं आने वाला है। ऐसी की को हम क्या बनाएंगे? प्राइमरी की बनाएंगे। यानी कि फ्यूचर में भी हम देख के चलेंगे। प्रेजेंट में हो सकता है यूनिक रिकॉर्ड्स हो, कोई भी की फील्ड ब्लैंक नहीं है, ऐसा कॉलम तो नेम वाला भी मिल सकता है। एक टेबल में मैंने नेम कॉलम बनाया और नेम में प्रेजेंट में मेरे पास मान लीजिए 5 रिकॉर्ड्स हैं और 5 के 5 जो रिकॉर्ड्स हैं उनके नेम क्या हमारे पास डिफरेंट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई उसको मैं प्राइमरी के सेट पर कर सकता हूँ। इन फ्यूचर में हो सकता है मैं उसमें अगर कोई और रिकॉर्ड भी एंटर करता हूँ तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि भाई इन फ्यूचर में हमारे पास वो सेम रिकॉर्ड नहीं आने वाला है, किसी नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम सेम नहीं हो सकता। तो हमें ये चीज भी चेक करके चलनी है कि प्रेजेंट में भी रिकॉर्ड हमारे पास क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। और फ्यूचर में भी आप गारंटी दे करके चलेंगे कि भाई फ्यूचर में भी कोई रिकॉर्ड हमारे पास डुप्लीकेट नहीं आएगा और कोई भी की फील्ड हमारे पास ब्लैंक नहीं है। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं।
ओके ऐसे कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में देखो, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बेसिकली मैंने आपको डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, डीबीएमएस का थोड़ा बेसिक पार्ट था, इसको हमने थोड़ा सा स्टडी किया है। इनके लिए पर्टिकुलर देखो इस टॉपिक पे हम अलग अलग क्लासेस लेकर के आएंगे। इवन थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम पहले कवर करके चल रहे हैं, यानी थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको पहले कवर करके चल रहे हैं। उसके अलावा जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम साथ साथ में इस टॉपिक वाइज जो बनने वाले हैं उनको भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। आई मीन क्लासेस तो आपकी होंगी, जो पढ़ाने का एक तरीके से जो वे रहने वाला ये रहेगा। हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे पहले फोकस करेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद में हम क्या करेंगे उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका देखो हरियाणा का जो पेपर आने वाला है एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है ना, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। तो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें मेन फोकस रखना है कि भाई, लेकिन पहले हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। जब तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, है ना। क्वेश्चन से पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद में उससे एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकता है, और उसमें भी एक टॉपिक पे 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं, और वो भी सेम लेवल को टच करके, यानी कि जो आपके बारी पेपर आया ना उस पेपर के हिसाब से, है ना। क्योंकि लेकिन हर बारी तो ये नहीं कह सकते कि हर बारी हमारी किस्मत इतनी खराब है कि भाई ऐसे ही पेपर आए, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि हम उस लेवल की तैयारी करें कि जिसमें बेसिक तो कवर हो ही हो, प्लस में एडवांस लेवल भी कवर हो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस बना करके। तो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चराइज वे में एक तरीके से, है ना, पूरा कंप्लीट ही प्रॉपर तरीके से सीरीज वे में आपको करवाया जाएगा। तो ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। सर से भी पूरा डिस्कस हो गया कि भाई आपके जो टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार करना है, एवरीथिंग वी आर डूइंग इन लाइक कमिंग क्लासेस, वो सब चीज़ें हम करने वाले हैं। तो आज हमने केवल बेसिक पार्ट डीबीएमएस का किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। प्लीज़ लेट मी नो क्लास कैसी थी, कैसा आपको लगा। एंड ये गारंटी हमारी है सर कि पूरी टीम हमारी बहुत प्रॉपर तरीके से आपके लिए मेहनत करेगी, और अब की बारी एचपीएस एग्जाम को फोड़ देना है सर। मैं तो ये कहूँगा जितने भी पूरी हरियाणा के जितने भी कनेक्टेड है सब लोगों को कहना चाह रहा हूँ भी एग्जाम अब की बारी अच्छा एग्जाम आने वाला है, बहुत बढ़िया एग्जाम आने वाला है, और अब की बारी एग्जाम छोड़ना नहीं है। क्योंकि जितना भी मैंने कुछ वीडियोस पहले भी देखी हैं कि भाई हाँ 39 के अराउंड कुछ भी हुआ, वो एक कहते हैं ना कि बैड लक था, कुछ भी था वो चला गया अब। लेकिन अब की बारी 1700 के अराउंड वैकेंसीज हैं, तो हमें तो 1700 में से एक वैकेंसी को टारगेट करना है, राइट, एक वैकेंसी को टारगेट करना है, और वो वैकेंसी हमारी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे हरियाणा के हैं 1700 से 3400 के अराउंड इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। तो इंटरव्यू में सबसे पहले हैप्पी कोडिंग वाले होने चाहिए। भी हैप्पी कोडिंग वाले जितने स्टूडेंट हैं ना सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि अब की बारी राजस्थान में भी सेकंड रैंकर भी हमारा ही है, सेकंड रैंक पे भी हमारे स्टूडेंट ने स्कोर किया है, और हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत एक्सपर्ट फैकल्टी है सर, पूरी मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है। आपके लिए बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्दी बुक आपकी आ रही है, तो बुक भी आप देख लेंगे। उसमें पूरा कंटेंट हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि टॉपिक हमने लिखा, तो टॉपिक का एक पूरा लॉन्ग आंसर टाइप हमने क्वेश्चन बनाया है। उसके साथ साथ में उसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन पार्ट आ जाता है, कई बार क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखवाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है पूरे पेपर में भाई 2 पेज में क्वेश्चन राइट करना है, 2 पेजेस हैं तो 4, अगर अलग अलग पेजेस की बात करें तो 4 कंटेंट पूरा कंप्लीट ही हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ डेफिनेशन लिखनी पड़े तो हम लिख पाएँ। तो हम दोनों चीज़ें कंसिडर करके चल रहे हैं वहाँ पे कि भाई लॉन्ग वे में क्वेश्चन आता है तो भी आपको अटेम्प्ट करना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो भी आपको अटेम्प्ट करना है। कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आ रखे थे, एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ रखे थे, तो सब लेवल को हम वहाँ पे क्वेश्चन में कंसिडर करके आपको प्रोवाइड करेंगे बुक के इनसाइड पे, है ना। तो विद इन 10 डेज लाइक कमिंग 10 डेज में आपकी बुक भी लॉन्च हो जाएगी विद बेस्ट कंटेंट। ओके, थैंक यू सो मच तित्रेश सर, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द डे। ओके, ऑल द बेस्ट।